हेलो तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कैमगुल अकेडमी में। तो पिछली क्लास में अपने बात की थी जो लवणीय मृदा होती है उसे बनने के कारण के बारे में। आज उनके बारे में जब हम कुछ एक प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि डी सिग्मोड नाम के एक साइंटिस्ट थे। कौन से थे? डी सिग्मोड। और इन्होंने लवणीय मृदा लवणीय मृदा बनने के 4 प्रावस्थाएं बताई थी। कितनी प्रावस्था बताई थी? 4 प्रावस्था। वो प्रावस्था कौन कौन सी थी? पहली उन्होंने जो प्रावस्था बताई थी वो थी लवणों का जमा होना। लवणों का जमा होना। दूसरी उन्होंने जो बताई थी वो थी लवणों से क्षार का बनना। दूसरी उन्होंने जो बताई वो क्या बताई थी? लवणों से क्षार का बनना। लवणों से क्षार का बनना। तीसरी जो प्रावस्था उन्होंने बताई थी वो इसमें थी प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से क्षार का घुलकर निक्षालन होना। निक्षालन होने का मतलब है कि घुलकर नीचे जाना। और चौथी जो प्रावस्था उन्होंने बताई थी उसका नेम अपने कह सकते हैं क्या था? वो था अपर्दन। क्या था? अपर्दन। वे घुलकर क्या जा रहे थे? नीचे। लेकिन बाद में उन्होंने एक और प्रावस्था, देखो हालांकि तो उन्होंने 4 बताई थी, लेकिन बाद में उन्होंने एक और प्रावस्था बताई थी जिसका नाम उन्होंने रखा था रीग्रेडिंग। क्या नाम रखा था? रीग्रेडिंग। रीग्रेडिंग। एक ये प्रावस्था उन्होंने और बताई थी जिसको उन्होंने रीग्रेडिंग कहा था। उसके बाद में डॉक्टर केली नाम का भी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी ये बताया था कि ये जो 5 प्रावस्था है ये जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। ये प्रावस्थाएं ऊपर नीचे भी हो सकता है। भी हो सकता है कि लवणों का क्षार में बनना पहले आ जाए, लवणों का जमा होना बाद में हो। ये ऊपर नीचे भी हो सकती है। तो ये उन्होंने बताया था। नेक्स्ट अगर अपन इसमें बात करते हैं तो इसमें कुछ एक परिभाषाएं आती है जो कि लवणीय मृदा बनने की प्रक्रियाएं हैं। लवणीय मृदा बनने की प्रक्रिया। लवणीय मृदा बनने की प्रक्रिया में कुछ एक प्रोसेस होते हैं। देखो कौन कौन से। पहला आता है लवणीकरण। क्या आता है? लवणीकरण। उसके बाद में दूसरा जो इसमें आता है वो आता है क्षारीयकरण। क्या आता है? क्षारीयकरण। तीसरा जो इसके अंदर आता है वो आता है विलवणीकरण। क्या आता है? विलवणीकरण। उसके बाद में आता है इसमें निम्नीकरण। क्या आता है? निम्नीकरण। और पांचवा जो इसके अंदर आता है वो आता है रीग्रेडेशन। क्या आता है? रीग्रेडेशन। बेसिकली यहाँ पर जो अपने 5 स्टेप पढ़े हैं वही हैं, बस उनकी अपने को जो क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। तो लवणीकरण का सीधा सा मतलब होता है लवणों का जमा होना। लवणों का जमा होना। अब इसको समझो, इसमें होता है क्या? बेसिकली क्या होता है कि जब ज्वालामुखी वगैरह फटते हैं तो क्या होता है कि लवण जो होते हैं ऊपर वाली सतह पर आके इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे क्लोराइड हो गया, सल्फेट हो गया, ये सारे लवण क्या होते हैं ऊपर आके जमा हो जाते हैं। उसके अलावा क्या होता है कि कई बार जब पानी वगैरह नहीं लगाया जाता है खेत में तो लवण जो होते हैं ऊपर ही पड़ रहते हैं, घुलकर नीचे नहीं जाते। या अगर तापमान बहुत ज्यादा है तो क्या जो नीचे के लवण होते हैं वो भी क्या आ जाते हैं? वाष्प के साथ ऊपर आ जाते हैं। इसको बोला गया लवणीकरण। दूसरा है क्षारीयकरण। दूसरा क्या है? क्षारीयकरण। अब क्षारीयकरण में क्या हो रहा है? देखो नाम से पता लग रहा है क्षारीयकरण। इसमें बेसिकली क्या होता है कि सोडियम आयन जो होते हैं वो अधिशोषित होना स्टार्ट हो जाते हैं। किसके साथ साथ? कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के कारण। और धीरे धीरे सोडियम आयनों की सांद्रता बढ़ने लगती है। सोडियम आयनों की सांद्रता क्या होती है? बढ़ने लगती है, जिसके कारण क्या होता है? मृदा की प्रकृति क्षारीय हो जाती है। इसलिए नाम भी क्या पड़ा? क्षारीयकरण। दोबारा देखो कि मृदा कोलाइड जो है उसके ऊपर कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन अधिशोषित हो ही रहे थे, लेकिन अब उसके साथ साथ सोडियम आयन भी अधिशोषित होने लग जाते हैं, जिसके कारण मृदा की पीएच बढ़ती है और वो क्षारीय प्रकृति की होने लगती है। इसीलिए इसको क्या बोल दिया गया? क्षारीयकरण। तीसरा जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट आता है वो आता है विलवणीकरण। अब विलवणीकरण में क्या होगा कि निक्षालन के कारण, इसके कारण निक्षालन के कारण क्या होगा कि जो
कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है वो क्या चले जाएंगे, नीचे चले जाते हैं। निक्षालन के कारण कैल्शियम हो गया या मैग्नीशियम हो गया, इनका क्या होता है, निक्षालन होता है, ये तो नीचे चले जाते हैं, लेकिन सोडियम जो होता है वो वहीं पे बना रहता है, यानी कि वो वहीं पर क्या रहता है, स्थायी रहता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, विलवणीकरण। क्या बोलते हैं, विलवणीकरण। अच्छा, एक और बात देखो, अगर सोडियम भी सारे के सारे रह गए, बाकी सारे नीचे चले गए, तो मृदा की पीएच क्या होगी, और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और ऐसा होते होते एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि जिसके बाद में सोडियम के अलावा वहां पर कोई और धनायन बचता ही नहीं, सोडियम के अलावा कोई और धनायन बचता ही नहीं है। अब सोडियम तो बचा है सिर्फ, और कोई बचा नहीं, तो उस स्थिति में क्या होगा कि सोडियम आयन जो है वो जल से अभिक्रिया करता है और क्या बना देता है, अन्य। इसको अपने नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, निम्नीकरण वाले को। निम्नीकरण, निम्नीकरण की स्थिति कब होगी कि ये होगी लवणीकरण के बाद, विलवणीकरण के बाद में। विलवणीकरण में क्या हुआ कि कैल्शियम मैग्नीशियम ये सारे नीचे चले गए, बनाया कौन गया, सिर्फ और सिर्फ आयन, सोडियम रह गया। अब ये जो सोडियम आयन है ये अभिक्रिया करेगा किसके साथ, जल के साथ, और क्या बनाएगा, NaOH, और प्लस क्या बनेगा, H प्लस। अब क्या होगा कि जो सोडियम क्ले है, जो क्ले है अपने पास, अब मैंने बताया ना भी एक ऐसी स्थिति आ चुकी है जहां पर क्ले के ऊपर सोडियम के अलावा कोई भी नहीं रह गया, तो ये सोडियम आयन है सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर बैठे हैं, क्ले के ऊपर बैठे हैं, मतलब क्ले के ऊपर सिर्फ और सिर्फ सोडियम आयन है। और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन आयन आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, हाइड्रोजन आयन। इससे क्या होगा कि सोडियम आयन कुछ रिप्लेस हो जाएंगे और वहां पर उसकी जगह क्या आने लग जाएंगे, हाइड्रोजन आयन आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब हाइड्रोजन जो है वो क्षारीय प्रकृति की है, और सोडियम जो है, हाइड्रोजन जो है वो अम्लीय प्रकृति की, और सोडियम जो है वो क्षारीय प्रकृति की, जिसके कारण पीएच जो है वो धीरे धीरे बढ़ने, कम होने लग जाएगी। क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी। दोबारा देखो, निम्नीकरण इंपॉर्टेंट है ये कि लवणों का जब निक्षेपण होता है या निक्षालन होता है तो सोडियम को छोड़कर सारे लवण नीचे चले जाते हैं, और एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि जहां पर मृदा में सोडियम के अलावा कोई और धनायन बचा ही नहीं है, सोडियम के अलावा कोई और धनायन बचा हुआ ही नहीं है। तो उस स्थिति में क्या होगा कि सोडियम जो है वो जल से अभिक्रिया करेगा, किससे अभिक्रिया करेगा, जल से। देखो सोडियम ने किससे अभिक्रिया की, जल से, जिसके कारण क्या बना, हाइड्रोजन आयन और NaOH। अब हाइड्रोजन आयन क्या होगा कि जो सोडियम मृदा के ऊपर डिसोसित हो रखे उनको विस्थापित करेगा और उसकी जगह खुद आएगा। अब हाइड्रोजन आयन जब आ रहा है मृदा के ऊपर, तो इसके कारण क्या होगा, पीएच क्या होगी, कम होगी, क्योंकि यहाँ पर तो पीएच बहुत ज्यादा हो रखी थी ना, क्योंकि सोडियम सोडियम थे, वो हमेशा पीएच को बढ़ाएंगे, और हाइड्रोजन आयन आने के कारण पीएच क्या होगी, कम होगी। और ये जो NaOH बना हुआ है, ये NaOH जो बना हुआ है, ये CO2 के साथ जुड़ेगा, किसके साथ जुड़ेगा, CO2 के साथ, और क्या बना देगा, Na2CO3, और ये घुलकर कहाँ चला जाएगा, नीचे। एक तो क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन आयन सोडियम को रिप्लेस कर रहे हैं, और जो सोडियम निकल रहे हैं बाहर, यहाँ पर सोडियम जो बाहर निकलेगा, उस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ CO2 जुड़ेगा और Na2CO3 बनाएगा, जो क्या निक्षारण होगा, वो क्या चले जाएगा, नीचे चले जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, निम्नीकरण बोला जाता है। और उसके बाद में जो इसमें अगला आता है वो आता है रीग्रेडेशन। रीग्रेडेशन होता है कि एक बार निम्नीकरण हो गया, रीग्रेडेशन का क्या मतलब होता है, देखना कि निम्नीकरण के पश्चात पुनः क्षार का जमा होना, पुनः क्षार का जमा होना, वो क्या होता है, रीग्रेडेशन। क्या होता है, रीग्रेडेशन होता है। ध्यान से सुनना कि निम्नीकरण के पश्चात पुनः क्षार का जमा होना वो क्या कहलाता है, रीग्रेडेशन कहलाता है। और इसके कारण दोबारा जो होती है वो पीएच कम होने लग जाती है। ध्यान रखना, जब निम्नीकरण होगा तो ये पीएच को कम करेगा, लेकिन जब रीग्रेडेशन होगा तो पीएच इससे दोबारा क्या होगी, बढ़ने लग जाएगी। अब दोबारा देखो, लवणीकरण था ज्वालामुखी कारण या किसी अन्य कारण से मृदा के ऊपरी सतह में लवणों का जमा होना। क्या होता है, जब ज्वालामुखी पड़ते हैं तो क्लोराइड और सल्फेट जो होते हैं वो मृदा की ऊपरी सतह पर जमा हो जाते हैं। उसके अलावा क्या होता है कि मृदा में नीचे जो गए होते हैं लवण, उनका क्या होता है कि वो नमी के साथ ऊपर आते हैं वाष्पीकरण के साथ साथ, जिसके कारण क्या होगा कि ऊपर आने से, जैसे मान लो कि पानी काफी टाइम से मृदा में लगा नहीं, तो वाष्पीकरण होगा और वाष्पीकरण के साथ लवण ऊपर आएंगे, उसको बोला गया लवणीकरण। दूसरा है क्षारीयकरण। क्षारीयकरण का क्या मतलब है कि मृदा में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन तो डिसोसिएट हो ही रहे थे,
अब उसके साथ सोडियम आयन और अधिशोषित होने लग गए। इसको क्या बोला जाता है? क्षारीयकरण। और क्षारीयकरण के कारण ध्यान रखना पीएच का जो मान है वो बढ़ता है। उसके बाद में आता है विलवणीकरण। विलवणीकरण में क्या होता है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम उन सारे आयनों का तो होता है निक्षेपण, यानी वो तो घुलकर कहाँ जा रहे हैं? नीचे। लेकिन सोडियम आयन जो है वहीं पर स्थायी बना हुआ है, वो नीचे नहीं जा रहा। और इस प्रोसेस के कारण भी ध्यान रखना कि पीएच का जो मान होता है वो बढ़ता है। अब आगे आता है निम्नीकरण। निम्नीकरण क्या है कि सोडियम आयन जो है अब वो अकेला ही बचा है। कहने का मतलब कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम सारे आयनों का निक्षालन हुआ और वो नीचे चले गए, लेकिन हाइड्रोजन जो है वहीं का, जो सोडियम है वो वहीं का वहीं बना हुआ है। सोडियम वहीं पड़ा हुआ है। इसके कारण क्या होगा कि सोडियम आयन जो है वो जल से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? NaOH और हाइड्रोजन है। ये जो हाइड्रोजन आयन है अब इस मृदा क्लोराइड में से सोडियम को रिप्लेस करना स्टार्ट कर देगा, जिसके कारण पीएच क्या होगी? कम होगी। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना है ये CO2 के साथ जुड़कर क्या बनाएगा? Na2CO3, और अब ये भी नीचे जाना स्टार्ट हो जाएगा, जिसके कारण पीएच क्या होगी? इसकी इसमें कम होगी। और रिग्रेडेशन में क्या है कि एक बार निम्नीकरण हो चुका है, अब दोबारा क्षार का जमा होना वो क्या हो गया? रिग्रेडेशन। तो बच्चों आज की क्लास में अपनी इतना रखते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई डाउट या कोई सजेशन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आपको अगर ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, और आप हमारे ऐप भी जरूर डाउनलोड करें, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्ते।